हेलो हेलो। अच्छा पार्टी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में, आज बहुत सारा पढ़ना है। टडा टा टडा टा 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 टडा टा टा। ऑलराइट बच्चे, पार्टी मजा में। गुड इवनिंग, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया, मजे में, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिव्यू करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। टेलीग्राम पे आप आ सकते हो। और आज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सन्स टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, बहुत सारा पढ़ना है। तैयार हो? नहीं तैयार हो भैया? सिंपल टॉपिक से पर इंटरेस्टिंग टॉपिक से। कैलोरीमेट्री थोड़ा टफ पड़ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? तो समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का गेम क्या होता है बेटा, देखो समझो। उसके बाद थोड़ा सा रिकैप कर ले जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो कुछ। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेडिएशन। रेडिएशन अपन ने पढ़ा था। स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा, स्टीफन्स लॉ पढ़ा था अपन ने बेटा। पढ़ा था एब्जॉर्प्टिव पावर होती है क्यू ए अपॉन में क्यू। अपना रिफ्लेक्टिव पावर होती है क्यू टी अपॉन में की क्यू। ट्रांसमिटिव पावर होती है, सॉरी, रिफ्लेक्टिव पावर होती है क्यू आर अपॉन में क्यू। ट्रांसमिटिव क्यू टी अपॉन में क्यू। इमिसिव पावर इंटेंसिटी होता है क्यू अपॉन में एरिया इंटू टाइम, या पावर अपॉन में एरिया। पावर हो जाता है ई इंटू एरिया। इमिसिविटी होता है ई अपॉन में ई ब्लैक बॉडी। किरचॉफ्स लॉ ने बोला था ई ई वन बाई ए वन बराबर ई टू बाई ए टू बराबर ई ब्लैक बॉडी बाई ए ब्लैक बॉडी, वन हो जाता है, ठीक है? तो इमिसिविटी बराबर अब्जॉर्प्टिविटी यहां से निकल के आता है। याद करो, पूरी बात करी थी अपन ने बेटा। फिर अपन ने बात करी थी स्टीफन्स लॉ की। स्टीफन्स लॉ ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4 होता है। पावर हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4, और एनर्जी हो जाएगा हीट सिग्मा एरिया टाइम इंटू टी की पावर 4 नॉर्मली। पर इसमें अगर सराउंडिंग भी दे रखा है तो सिग्मा टी की पावर -4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 हो जाता है बेटा। अगर पावर दे रखा है कितना, सिग्मा एरिया टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 हो जाता है। और जो हीट हो जाता है वो सिग्मा एरिया टाइम इंटू टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 हो जाता है। फिर अपन रेशो की बात करी थी बेटा। रेशोज जो होते हैं नॉर्मली P1 बाय P2, सराउंडिंग नहीं दे रखा बेटा, तो T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 हो जाता है, बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की पावर 4 हो जाता है। क्योंकि लैम्डा इनवर्स होता है टेम्परेचर मैक्स, टेम्परेचर का लैम्डा एम। ये होता है लैम्डा एट एट ई मैक्स, लैम्डा मैक्स नहीं होता बेटा, ठीक है? और जो इसलिए लैम्डा इंटू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 को आप T2 बाई T1 लिख सकते हो। लैम्डा इंटू टी बराबर भी ये होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बी की वैल्यू 0.003 निकल के आ जाती है बेटा। और सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4, और इसका यूनिट हो जाती है मीटर इंटू केल्विन। याद है? ये पूरा कल लास्ट लास्ट क्लास से पढ़ा था, याद आया बच्चों? ये भूल गए? कलर वलर का जब भी सवाल आता है हमेशा किसे समझाते हो? वीन्स लॉ से समझाया जाता है। या लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था, याद आया बच्चों? याद है? पूरा भूल गए बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है, याद है भूल गए? ठीक है, याद आया सब कुछ? यहां तक कल पढ़ा था, याद आया बेटा? रेडिएशन का पूरा बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक बात थी बेटा, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मेरा सर दुख रहा है, चश्मा रह गया मेरा, मैं चश्मा पहन के आया। एक सेकंड रुक जाओ, चश्मे के बिना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो चश्मा कहाँ गया? चश्मा दिख ही नहीं रहा। चश्मा कहाँ चला गया मेरा? चश्मा कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा यार। पता नहीं, कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा। आज पढ़ा देता हूँ, सर दुखता है यार बिना चश्मे के। तो कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं आज बिना चश्मे के, ठीक है? और पता नहीं चश्मा कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है मेरे को चश्मा, है ना? मेरा सर बहुत दुख रहा है उसके बिना, सुबह से उसके बिना ही पढ़ा रहा हूँ, मिल भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, ढूंढते हैं, क्लास का ढूंढूंगा। अब बेटा अब बात करेंगे, समझो सिंपल सा गेम है। बताओ टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी बाई टी टी की पावर 4, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा। हेलो हेलो,
जल्दी बताइए बच्चों। ऑलराइट, स्लाइड में ऑन हो गया बेटा, चलो बताइए बताइए बताइए। 4t³ होगा, वेरी गुड। 4t³ होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा ऐसा ले जाओ, dt⁴ proportionally इक्वल टू इस 4t³ dt, तो t⁴ माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 इस 4t सराउंडिंग का क्यूब t माइनस टी ऑफ सराउंडिंग, dt मतलब चेंज ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, समझो बेटा। dt⁴ मतलब t⁴ छोटे से के लिए d लिखते हैं, d शब्द हमेशा बहुत छोटे के लिए लिखा जाता है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो कल बेटा दूसरी क्लास भी तो नहीं थी, एक ही तो क्लास थी कल आपकी। अगर एक ही क्लास होती है, लंबी क्लास होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये मुझे नहीं, आपको समझना चाहिए। मुझे समझाने का बोल रहे हो कि सर मैं आलसी हूं, सर आपको समझना चाहिए मैं आलसी हूं, मैं इतना नहीं पढ़ूंगा। नहीं बेटा, आपके 2 लेक्चर रोज होते हैं, तो एक लेक्चर ये होगा तो बड़ा होगा, आपको समझना चाहिए, ठीक है। आओ समझिए फिर से क्या होता है ये। अगेन ये सर कुछ काम का है नहीं, ये समझाने के लिए कहां से चीजें निकल कर आगे का। देखो बेटा, अगर dt⁴ क्या होता है 4t³। अब देखो एक बार आखिरी स्टेप फिर समझ लेते हैं बेटा। d का मतलब बेसिकली स्मॉल चेंज होता है, ∆t⁴ लिख सकते हो आप, 4t सराउंडिंग का क्यूब ∆t। ∆t मतलब क्योंकि बहुत t सराउंडिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, t एंड t सराउंडिंग आर स्मॉल, मतलब स्मॉल डिफरेंस है, तो बहुत छोटे से डिफरेंस की बात हो रही है बेटा, ठीक है। हाँ बच्चों, चलो कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं होता, मुझे पता है, कुछ बच्चे से मस्ती करने आते हैं, पर कोई बात नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते उनका आप कुछ नहीं कर सकते। स्विच ऑफ द चैट, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। देखिए तो ये क्या हो जाता है बेटा, d मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, t⁴ स्टिक सराउंडिंग की पावर 4 इज इक्वल टू 4, जो अपना ∆t⁴ था, जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा था, जो अपन नॉर्मल ले रहे थे, यहां जो नॉर्मल लेकर चल रहे थे, ये 4ts का क्यों तो कांस्टेंट है, t माइनस टी सराउंडिंग हो जाता है। यहां से निकल कर आता है बेटा NLC। NLC क्या होता है बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहां से निकल के आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समझने की कोशिश करते हैं बेटा क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में उन्होंने बोला, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला फॉर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज जनरली लेस देन 10 डिग्री के ऊपर होता है, पर अपन 100 डिग्री तक भी लगा देते हैं ना, अपन लगा देते हैं 100 डिग्री तक, ठीक है। ऐसे वैलिड सिर्फ कितने के लिए, एग्जैक्ट वैलिड होता है 10 डिग्री तक के लिए। तो स्मॉल चेंज के लिए बोला कि यार जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा, डिफरेंस होगा, उतना जल्दी ठंडा होगा। समझनी है। तो ये चाय है, चाय आप गर्मा गर्म चाय बना के लाए, बाहर का टेम्परेचर बर्फ जम रही है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय 100 डिग्री पर अभी, अब जो गरम गरम झटाक से ठंडी होती है, लेट से इसको बोला 5 मिनट में ही ये 100 से टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, 80 हो जाएगा, 80 से भी कम हो जाएगा, 50 तक आ जाएगा, झटाक से ठंडी हो जाएगी। समझो बहुत सिंपल सी बात है। बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री है, पर अब 50 से अगले 5 मिनट में वापस 0 नहीं हो जाएगी, 50 से 0 हो जाएगी, नहीं। अब क्या है, अब धीरे धीरे ठंडी होगी, 50 से
अब अगले 5 मिनट हो सकता है सिर्फ 20 डिग्री 30 तक ही आए, 30 से अगले 5 मिनट में, हो सकता है टेम्परेचर 30 से अगले 5 मिनट में कितना हो जाए, हो सकता है 20 ही हो। क्या आप समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं बेटा, कि एकदम गर्म चीज झटाक से ठंडी होती है, पर जितना, चूंकि इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा था, 100 से 0 बहुत ज्यादा डिफरेंस था, फट से ठंडी हुई। अब क्या होता है, बाहर 0 है, 50 इतना डिफरेंस नहीं रहा, ठंडी अभी भी होगी पर इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। फिर अगले 5 मिनट में क्या हुआ, 30 से सिर्फ 20 ही हुई। अब 20 से आ गई तो अब और स्लो हो जाएगी स्पीड ठंडे होने की। अब अगले 5 मिनट में मालूम पड़ा कि बस ये लेट से 10, ये अगले 5 मिनट में मालूम पड़ा 10 भी कम नहीं हुई, ये हो गई सपोज लेट से ये इससे 16 डिग्री ही हुई। तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये स्लो डाउन हो जाती है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बहुत कॉमन सेंस की छोटी सी चीज है बेटा, बताओ समझो। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है तो, है ना। ज्यादा गर्म जल्दी ठंडा होगा, कम गर्म धीरे धीरे ठंडा होगा। एकदम गर्म चीज तभी होता है ना कि गर्मा गर्म चाय लाते फटाक से ठंडी हो जाती है, झटाक से टेम्परेचर कम हो जाता है, मजा नहीं आता पीने में। बहुत बार फिर लोगों को नाटक हो, अरे यार चाय ठंडी हो गई यार, फिर गर्म करो यार, ठीक है। पर थोड़ी ठीक ठाक मॉडरेटली गर्म चाय होती है और थोड़े लंबे टाइम तक धीरे धीरे ठंडी होती है। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, कितना डिफरेंस है बॉडी का और सराउंडिंग का। बात समझ में बच्चों, बताओ कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या एनएलसी। नॉर्मली 10 डिग्री तक वैलिड होता है, अपन 100 तक लगा देते हैं बेटा। सिंपल सिंपल बात है बेटा। बताओ बच्चों, बातें क्लियर है ये। चलिए, ये कंसेप्ट किसको समझ में आ गया एक बार ऐसे बता दो फटाफट से बेटा। कई कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? इजी है टफ है? एकदम इजी कंसेप्ट है। गरम भयंकर गरम धीरे ठंड, एकदम फास्ट ठंडा होगा। हल्का सा गरम है तो धीरे धीरे ठंडा होगा। सिंपल कंसेप्ट, सबको क्लियर है कंसेप्ट? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अरे ये क्लियर ही नहीं बच्चा। आशीन ने बेटा चाय गरम गरम नहीं पी कभी, फट से ठंडी होती है, एकदम बेसिक सी चीज। श्रद्धा, बच्चे 2 बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आए, और बाकी सबको आ गया? नहीं बेटा आज 2 घंटे नहीं, आज सेकेंड क्लास है, 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे तो रहता ही है, रोज का टाइम है वो तो। बताइए समझ में आया? यही कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। इसी को मैथमेटिकली लिखेंगे। देखो इट्स अगेन वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। गरम गरम चीज फट ठंडी हो जाती है, पर जो कम गरम होती है ठंडी, जो हर 5 मिनट में पहले 50 का डिफरेंस आ गया, अगले में सिर्फ 20 का डिफरेंस आया, फिर 10 का आया, फिर और 4 का आया, तो ये जो डिफरेंस होता है ये कम हो जाता है। लास्ट केस नोट क्लियर? अरे लास्ट केस अलग थोड़ी ना, हटा दो मिटा दो, बच्चा वो क्लियर हो गया। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस आया बेटा, ये टेम्परेचर डिफरेंस आया 50 का। यहाँ कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया बेटा, 20 का। यहाँ कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया बेटा, कितने का आ गया यहाँ पे, 10 का। यहाँ कितने का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, 4 का। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा इनमें गैप होगा उतना जल्दी जल्दी ठंडा होगा, फटाफट डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये पास में आता जाएगा, अब धीरे धीरे ठंडा होगा। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। सेम कंसेप्ट आप उसमें भी देखते हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में। देखो पानी ऊपर तक भरा हुआ होता है, स्पीड एकदम तेज होती है, पानी की हाइट कम होती जाती है, जैसे जैसे पानी की हाइट कम हो गई निकलते निकलते, तो स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी। पानी की हाइट बहुत ही कम हो गई, स्पीड भी बहुत ही कम हो जाएगी निकलने की। सेम सिंपल सी बात हो जाती है। तो ग्राफ क्या बनेगा,
हाइट वर्सेस स्पीड का, हाइट ज्यादा तो या उल्टा करे, मैं नीचे से नाप रहा हूं, तो हाइट जैसे जैसे कम होती जा रही है स्पीड भी कम होती जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइट बहुत ज्यादा तो स्पीड बहुत ज्यादा थी, हाइट बहुत कम हुई तो स्पीड बहुत कम हो गई। सिंपल सिंपल चीजें हो जाती है बेटा। ग्राफ ऑफ छोड़ो अभी, सेम चाहे सेम उसमें भी डिफरेंस में था बेटा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्ट कूल होगा। चलो मुझे बताओ, समझो, मुझे बोला बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते बेटा कि लेट से आप लोगों ने सब बेसिकली यूज कर रखा है, मुझे कोई भी चीज को फटाफट से ठंडा करना है, मुझे फास्ट कूलिंग चाहिए, फटाफट ठंडा करना है। फ्रिज है मेरे पास में, फ्रिज के अंदर फ्रीजर है, फ्रीजर में टेम्परेचर कितना है, लेट से 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, ठीक है। बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मेरे पास 100 डिग्री का एकदम गर्मा गर्म चीज है, मुझे ठंडा करना है। ज्यादा जल्दी ठंडा कहां होगा, बाहर ठंडा होगा जल्दी या फ्रिज में ठंडा होगा जल्दी? सिंपल कंसेप्ट बताइए बच्चों, ज्यादा जल्दी ठंडा कहां होगा बताओ, बताइए, प्रैक्टिकली चीज है, बहुत बढ़िया। जल्दी ठंडा कहां पे होगा, सोच के बताइए। बताओ बताओ बताओ, क्यों क्यों जल्दी ठंडा रेफ्रिजरेटर में क्यों होगा, अंदर बाहर ज्यादा ठंडा क्यों होगा, सोच के बताइए। अंदर ठंडा ज्यादा क्यों होगा, क्यों अंदर ठंडा हो रहा है बाहर नहीं हो रहा है? सोचिए सोचिए सोचिए, क्यों अंदर ठंडा हो रहा है बाहर ठंडा नहीं हो रहा? ऐसा क्यों नहीं, बताइए ऐसा क्यों हुआ, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि अंदर ठंडा हो रहा है बाहर ठंडा नहीं हो रहा? सोच के बताइए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा। क्यों क्यों, वेरी गुड, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है ना। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 75 का है, यहां टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 100 का है। ज्यादा, मोर टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होगा, फास्टर कूलिंग होगी। अभी समझ में आया सबको, यस या नो? बेसिक कंसेप्ट बेटा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना जल्दी ठंडा करेगी चीज को। यस, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो ज्यादा हीट एक्सचेंज होगी, ज्यादा जल्दी ठंडा करेगा। इसको ही न्यूटन ने बोला ये मेरा लॉ है। न्यूटन में से भी हर जगह घुस जाता था, ये मेरा लॉ है भाई, बहुत कॉमन, अबे कॉमन सेंस की बात है ना, कोई लॉ थोड़ी ना था ये। हाँ, पर नहीं, ये मैंने भैया मेरा लॉ आज से, टेम्परेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगी जब सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा तो फास्टर कूलिंग होगी, ये मैंने लॉ बना डाला, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए, rate at which exposed body changes temperature through radiation is approximately proportional to difference between the object's temperature and surrounding। जितना ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा उतना फास्ट कूलिंग होगी, सिंपल सी बात है। बहुत सारे इसके क्या है, लिमिटेशंस होते हैं बेटा। पहले तो डिफरेंस इन टेम्परेचर सराउंडिंग कम होना चाहिए 10 डिग्री पे, पर अपन 100 तक लगा देते हैं, अपन क्वेश्चंस में 100 तक भी लगा देते हैं, कोई चलता है, अपन लगा देते हैं। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी शुड बी बाय रेडिएशन ओनली, ये अज्यूम करना पड़ता है अपने को, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मस्ट रिमेन कांस्टेंट। 3 बेसिक लिमिटेशन होते हैं। अब लॉ पढ़ते हैं बेटा। बेटा डीपीपी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक, कल भी डाली थी, परसों भी डाली थी, पता नहीं क्यों नहीं आई डीपीपी। मैं आज डाल देता हूं, आज रात तक डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अभी नोट कुछ भी नहीं करना है, डोंट हैव टू नोट, सिर्फ ये चाहो तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन नोट, जितना अंडरलाइन करो इतना नोट करो। रेट ऑफ कूलिंग, रेट एट विच बॉडी चेंजेस टेम्परेचर, तो बेसिकली इसको मैं क्या बोल सकता हूं, से पार्ट को रेट ऑफ कूलिंग बोल दो इसको। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यही है
यही है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब उसी को लिख दिया आपने ढंग से, थ्रू रेडिएशन इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर एंड सराउंडिंग। डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। लिमिटेशंस लिख लो बेटा इसकी, डिफरेंस शुड बी स्मॉल, पूरा मत लिखो, डिफरेंस स्मॉल 10 डिग्री, अपन 100 तक लगा देते, ठीक है। लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन ओनली, सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट, सराउंडिंग टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। बस इतना सा लिखो, आपको पूरा पूरा नहीं लिखना होता है बेटा, ठीक है। लिमिटेशन 1 यही है कि छोटे में लगता है बेटा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बड़े में नहीं लग पाता ये, बड़े में क्योंकि स्टीफन्स लगता है, टी की पावर 4 चला जाता है बेटा। तो अपन ने याद करो, डिफरेंशिएट करके देखा था, देखो यही अपन ने मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करी थी। बड़े में टी की पावर 4 होता है जो एक्चुअल लॉ है, छोटे के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगा 4 से, तो ये सिर्फ छोटे में लग पाता है। दिस वॉज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही मैथमेटिकली समझाने के लिए करा था बेटा आपको, कि कुछ नहीं, स्टीफन्स लॉ को डिफरेंशिएट करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनता है बाय मैथ्स। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, देखो सिंपल सी बात है। और उसका डायग्राम, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर फॉर्मूला लिखते हैं। मेरे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। हाँ टाइम है, यहां पर टेम्परेचर है, लेट से मैंने बॉडी का टेम्परेचर रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, झटाक से ठंडा होगा, फिर थोड़ा कम, फिर कम कम कम, ऐसे रेट चली जाएगी। झटाक से ठंडा हुआ, हट से ठंडा हुआ, फिर थोड़ा सा स्लो हो गया प्रोसेस, थोड़ा और स्लो, स्लो होते 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 भयंकर स्लो तक चला जाएगा। ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ, एनएलसी। ग्राफ समझ में बच्चों कैसे होता है? नॉट डन, लिख लो बेटा, 10 सेकेंड और दे रहा हूं, फटाफट से लिख लो। पूरा पूरा नहीं लिखना होता बेटा नोट्स में, आपको हमेशा नोट्स में वो लिखना होता है जो मैं अंडरलाइन करता हूं कि भाई इतना इतना लिखो बस। डन है अभी? लिख लिया बेटा? यस। अब बोलो भाई पक्की बात है, इसमें स्कूल में प्रैक्टिकल भी आता है। चलिए, तो ये इसका ग्राफ बन जाता है। स्कूल में प्रैक्टिकल करने का बोलते हैं, थर्मोमीटर लगाते हैं, मेजर करते हैं और उसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, सेम चीज प्रूव करी जाती है, ठीक है। अभी बन करके देखते हैं कैसे होता है। चलिए, तो अब सवाल कैसे बनेगा, देखो बेटा, तो मैंने बोला एक बॉडी का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। झटाक से इसका हो गया, लेट से मैंने बोला इसका हो गया 1 मिनट के अंदर 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताइए अगले 1 मिनट में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सवाल सेम सवाल आता है हमेशा, 3 केसेस होते हैं, एक इतनी देर में इतना होगा तो इतनी देर में कितना होगा, फिक्स से सिनेरियो होता है बेटा इसमें, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है, सराउंडिंग का बाहर का टेम्परेचर ले लेते हैं, कितना ले लें, 50 ले लें, 50 है बाहर का टेम्परेचर। चलिए लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, बड़ा आसान होता है बेटा, आओ समझते हैं। रेट ऑफ कूलिंग मतलब कितना टेम्परेचर चेंज आया, T1 माइनस T2 बाय टाइम, या ये T1 है, T2 है, T3 ले लो, ये टाइम है, T2 माइनस T1 बाय टाइम, कितना होगा T1। रेट ऑफ कूलिंग मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टाइम। फर्स्ट केस में देखिए कितना है बेटा, ये T2 माइनस T1 बाय टाइम, सिंपल सी बात है। चलिए, और डिफरेंस इन टेम्परेचर
ऑफ या टी माइनस टी सराउंडिंग, सिंपल टर्म्स में लिखे तो ये कितना आ रहा है देखो, टी माइनस सराउंडिंग का कितना है 50। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये टी कौन सा रखूं मैं, 1 रखूं या 2 रखूं, प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, ये बच्चों प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहां पे टी कौन सा रखा जाए, देखो समझो, T1 रखूं या T2 रखूं, सोच के बताइए। 80 नहीं होगा बेटा, ये लीनियरली नहीं चलता है, ठीक है, सोच के बताइए 1 या 2, बताइए 1 रखूं या 2 रखूं, बहुत सिंपल सी चीज है, मोस्ट श्योर कीप इट 1 और 2। अब ये कंफ्यूजिंग है, सोचो, जो कि यार सराउंडिंग का तो 50 पता है, यहां कौन सा रखूं, तो यहां पे ना 1 आता है ना 2 आता है, यहां टी एवरेज आ जाता है, यहां टी आता है एवरेज, इसे बोलेंगे एवरेज क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फाइनली लॉ बन के आता है T2 माइनस T1 बाय टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग। दिस इज द एंटायर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला, एनएलसी का रामबाण फॉर्मूला है। समझ में आया बेटा क्या होता है, अभी आगे का छोड़ दो, सिर्फ इतना देखो आप, ये बेसिक फॉर्मूला है एनएलसी का, क्या कि जो रेट ऑफ चेंज हुआ T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू, तो बराबर के टाइम्स ऑफ टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर कौन सा रखूंगा, एवरेज रखूंगा, ना तेरा ना मेरा, एवरेज T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड न्यूटन, क्योंकि आप नहीं कर ये या ये नहीं रख सकते ना, आपको एवरेज रखना पड़ेगा। इसे बोलते बेटा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट इज एन अप्रोक्सीमेटेड लॉ, ये एक अप्रोक्सीमेटेड लॉ है, ये एक अप्रोक्सीमेटेड लॉ है बेटा, ठीक है। एक बार फिर से वैल्यूज डाल के देखते हैं, नोट कर लिया था ना बेटा, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। इतना नोट कर लिया बेटा, बताओ ये नोट हो गया, यस या नो, आराम से देखिए बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चैट बंद करते हैं, नोट करते हैं, आइए सवाल करते हैं, चलो आओ। कैसा होगा इसमें देखिए, बड़ा माइनस छोटा कर दें हमेशा, 100 माइनस 90 बाय टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 100 और 90 का 95 माइनस सराउंडिंग का 50। फिर से लॉ इधर लिख रहा हूं बेटा, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 की जगह T1 माइनस T2 लिख लो, क्योंकि जनरली T1 बड़ा होता है ना, अपने को बड़ा माइनस छोटा करना है, ठीक है। चलिए T1 माइनस T2 बाय टाइम इज K टाइम्स ऑफ एवरेज माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। सिंपल सी बात है बेटा, क्लियर है, इजी है। चलिए ये इसकी इक्वेशन बन गई। अगला देखें, 90 माइनस टी, चलो से K की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 माइनस 90 बाय 1 K इंटू 45, ठीक है, हो जाएगा 10 इज इक्वल टू K इंटू 45, क्या आ जाएगा 10 बाय 45। चलिए इसमें लगाते हैं सेम लॉ, 90 माइनस टी अपॉन टाइम लगा 1 मिनट, सेम है, इसके इंटू इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 90 प्लस टी बाई 2 माइनस सराउंडिंग का 50। K की वैल्यू 10 बाय 45 रख सकते हो आप, 90 माइनस टी इज
10/45 एलसीएम ले लें 90 प्लस टी बाय 2 माइनस 2 इंटू 50 90 माइनस टी 10/45 टाइम्स ऑफ 90 माइनस 100 मतलब टी माइनस 10 हो जाएगा बाय 2 2 से कटेगा 2 5 जा 5 से कटेगा 9 जा मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 810 माइनस 90 टी माइनस 10 इधर आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 820 0 0 काटोगे टी बराबर आ जाएगा 82 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना आ जाएगा टी बेटा 82 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर आ जाएगा टी आ जाएगा 82। और सही बराबर नहीं हो सकता ना बेटा, देखो यहां से जो 10 का चेंज आया 10 से तो छोटा ही आएगा, तो देखो 8 का आया यहां पे, जो कि कूलिंग धीरे धीरे कम होती है। या फट से का ठंडा हुआ थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होगा। 1 मिनट में 10 से कम हो गया, 1 मिनट में 8 से कम हुआ। इसके ऊपर एक सवाल अभी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक सवाल और करते हैं, समझ में आएगा। समझना सिंपल तरीका होता है बेटा, इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर एक बार आपको समझ में आने लग गया तो मैंने बोला 50 डिग्री से गिरकर हो गया टेम्परेचर 30 डिग्री, इसमें लगा टाइम 5 मिनट का। 30 से 10 होने में अगर बाहर का सराउंडिंग है 0 डिग्री पे कितना टाइम लगेगा। अगेन वही लॉ लिखना है आपको, T1 माइनस T2 बाय टाइम, इसके टाइम्स ऑफ दोनों का एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। यही करना है आपको सब बार, एक ही फॉर्मूला सारे सवाल में लगता है, हर बार 2 बार लगता है। चलिए देखिए ये दोनों करें 50 माइनस 30 बाय टाइम है 5, इसके टाइम्स ऑफ दोनों का एवरेज निकाले 30 प्लस 50 में से 20, ऐसे तो 40 आएगा पता है मेरे को क्योंकि बीच में 40 ही पड़ता है, माइनस सराउंडिंग का कितना है 0, 20/5 ये हो जाएगा 80/2 40 के इंटू 40 काटो 2 जा क्या आ जाएगा 1/10 5 इंटू 2। इन दोनों में लगाएं आप 30 माइनस 10 बाय टाइम टी निकालना है के इंटू इनका एवरेज 20 आना चाहिए पता है वैसे तो, पर फिर भी 30 प्लस 10/2 माइनस सराउंडिंग का 0 है 20/t इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1/10। ये 30 40/2 20 ठीक है, ये 20 से 20 काटो t बराबर 1/t 1/n तो t बराबर 10 मिनट आ गया। तो यहां आप एक चीज देख पा रहे हो कि बेटा देखो यहां पर फट से ठंडा हुआ देख रहे हो 5 मिनट में हो गया 20 डिग्री, यहां 20 डिग्री करने में ज्यादा टाइम लगा 10 मिनट लगा, दिख रहे हो आपको बात को, क्या समझ में अच्छी बात आई। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। यही 2 टाइप के क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बनते हैं बेटा। हमेशा बताते हैं इतने से इतना खतरा इतने टाइम में हुआ तो मतलब इतने ही टाइम में कितना ठंडा होगा, या इतने से इतना ठंडा इतने टाइम में हुआ तो इतना ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। ऑलवेज या तो यहां क्वेश्चन मार्क होता है या यहां क्वेश्चन मार्क होता है। हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। एक ही फॉर्मूले को 2 बार लगाना होता है, एक बार लगाओ के की वैल्यू निकालो दूसरे में डालो। ये फिक्स टाइप का सवाल है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आता है। देयर आर नो वेरिएशंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कोई वेरिएशन नहीं आता, यही सवाल बार बार आता है। ठीक है, अरे बोलो बात समझ में आई। बताओ बेटा 2 ही केसेस बनते हैं, बार बार वही सवाल आता है। एक सवाल आपके भरोसे देना चाहता हूं मैं करने के लिए, पर मुझे थोड़ी उम्मीद कम है अभी आप कर पाओगे, तो एक और मैं करवा देता हूं। बोलो भैया समझ में आया। बहुत बेसिक सा लॉ है, बोलो यस या नो, बोलो समझ में आया नहीं आया। एकदम बेसिक सा लॉ कि डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला पूरा लॉ खत्म, उठा के फेंक दिया लॉ आपने। तो न्यूटन बाबा का जलवे थे भैया ये तो। ठीक है, क्या आपको समझ में आया। ये बहुत बेसिक सा लॉ है बेटा। एक ही हाँ मैथमेटिक्स थोड़े से जो एलसीएम लेना पड़ सकता है तो वो आपके ऊपर है, करना पड़ेगा वो तो भाई। अच्छा इसी में हल्का सा चेंज कर दूं,
लेट से पूरा पलट जाएगा गेम मेरे को। सराउंडिंग का मैंने टेम्परेचर कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस, गेम ही चेंज हो गया, पूरा सवाल पूरा चेंज हो चुका है सवाल। सराउंडिंग का 5 लगा दो ना यहाँ पे। अब करके बताइए सवाल। अब सवाल चेंज हो चुका है, बाकी सब सेम है, सराउंडिंग का चेंज कर दिया। अब बताइए क्या टाइम लगेगा। लेट्स सी, आपको पहले हेड स्टार्ट दे रहा हूं 10 सेकेंड का, करिए ट्राई। सब कुछ सेम है, बस हल्का सा फर्क है, वो एंड में फर्क दिख जाएगा आपको। सराउंडिंग का थोड़ा सा बदल गया बस, और क्या। देखिए जरा, रेडी। 20/4 5, इसके इंटू 40 - 5, काटो 4 जा 4 बराबर के इंटू 35, के बराबर 4/35। इधर देखिए बेटा, 20/t, इसके कितना है 4/35 इंटू ये 20 - 5 15, 5 3 जा 5 7 जा। ठीक है भैया, इसको उधर ले जाओ, इनको उधर ले जाओ। 20 × 7, 4 × 3 × t, 2 10 जा 2 2 जा 60 बराबर 70, t बराबर 70/6। नाइस, इस सवाल का जवाब आ जाता है बेटा। किसी का हुआ था ये? नाइस, सिंपल है। किसी से भी हुआ ये सवाल? कोई में से फास्ट कर पाए इसको? चैट ऑन कर रहा हूँ, फिर स्पैमिंग होगी बंद कर दूंगा। स्पैमिंग मेरे को पसंद नहीं है आजकल। अब मुझे स्पैमिंग से परेशानी नहीं होती। डेरिवेशन नहीं, कोई नो डेरिवेशन हो गया स्टार्टिंग में बेटा। और क्वाम स्टार्टिंग में जो अपन ने DTP और 4 किया था वही डेरिवेशन था इसका। अब बाकी कुछ भी सिलेबस में नहीं है। मेरे से फास्ट तो नहीं हो पाया होगा ना? एक सवाल और करके दिखा दूं? एक सवाल और करोगे खुद अपने आप? चलिए, मैंने बोला ये 60 डिग्री से समझना कम होकर हो गया 50 डिग्री। इसमें टाइम लगा इसको 10 मिनट का। तो बताइए 50 से 20 मिनट में, नहीं अगले 10 मिनट नहीं, 50 से 40 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर दे देता हूं मैं आपको, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना ले? 20 ले लें, 25 20 लेते हैं, चलो 25 में गंदी कैलकुलेशन आ जाएगी। 20 सराउंडिंग का ले लेते हैं। ट्राई टू सॉल्व इट फटाफट से। बताइए, आपके ऑप्शन ए है 10 मिनट्स, 11 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 14 मिनट्स, 20 मिनट्स। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। थोड़ा टाइम ज़्यादा देता हूँ बेटा, 1 मिनट बहुत है, करके बताइए चलो। चलिए भैया,
अगेन बड़ा इजी सा लॉ है, किसी से हुआ या किसी से भी नहीं हो रहा, बहुत सही, सिंपली सॉल्व हो जाते हैं सवाल, बड़ा इजीली सवाल सॉल्व हो गया होगा अब तक तो शायद। कैसे करा होगा आपने, वही 2 बार लगाया होगा। 60 माइनस 50 बाय टाइम है 10, इसके टाइम्स ऑफ एवरेज, अब डायरेक्ट 55 लिख दूं, माइनस राउंडिंग का 20, इधर जब लगाऊंगा तो क्या होगा, वही 50 माइनस 40 बाय टाइम जो इसका टी निकालना है, इसके इनटू एवरेज ले लो 45 माइनस 20, 10 बाय 10 1, इसके इनटू 35, क्या आ गया 1 बाय 35, पुट कर दो 10 बाय टी 1 बाय 35 इंटू 15 नहीं 25 आ रहा है ना ये, चलो देखें काटा पीटी चलो करे, 5 5 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 2 जा 14 बराबर टी। टाइम सेकेंड में क्यों रख रहे हो बेटा, जब मिनट में दिया है तो मिनट में निकल जाएगा, ठीक है, जिसमें दिया हो उसमें ही निकलेगा, यूनिट का इतना टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट सवाल होते हैं, एक सवाल ये है 2016 में आया हुआ सबसे टफेस्ट सवाल, 90 सेकंड देता हूं, चैट बंद करके करो, थोड़ा सा रहम दे लूँ मैं, 120 दे दिया, करके बताइए, सवाल अच्छा है, करके ट्राई करिए, मजा आएगा। A body cools from a temperature of 3T to 2T in 10 minutes. Okay. इसी से आ गया 2T 10 मिनट में भैया। रूम टेम्परेचर T है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T, क्वेश्चन मार्क पूछा है, इसको अपन थीटा मान लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं, यार टेम्परेचर है थीटा, T सराउंडिंग दे दिया है T, अगले 10 मिनट से पूछा है कितना हो जाएगा ठंडा। सवाल की लैंग्वेज समझ गए पहले, रूम टेम्परेचर T है, assume that Newton's law of cooling is applicable, temperature of body at the end of next 10 मिनट, अगले 10 मिनट के बाद कितना होगा, देखते हैं फटाफट से बेटा। देखो डिफरेंस लगा लो, 3T माइनस टी 2T अपॉन में 10, इसके टाइम्स ऑफ इनका एवरेज 3T प्लस 2T बाय 2 माइनस सराउंडिंग का T है, निकालें वैल्यू, सॉल्व करें फटाफट से। देखो T बाय 10, इसके हो जाएगा 5T बाय 2, एलसीएम लूंगा माइनस 2T होगा, 2T कट जाएगा 3T बाय 2, T बाय 100 इसके इंटू 3T बाय 2, टी काटो 2 से काटो 5, क्या आ जाएगा 1 बाय 15, इतनी हिंट दे दी। चलो इसमें क्या होगा 2T माइनस थीटा अपॉन में टाइम 10, इसके इंटू एवरेज 2T प्लस थीटा बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग का, पुट कर दो वैल्यू। अब सारा गेम कैलकुलेशन का, 2T बाय 10 के है 1 बाय 15, एलसीएम जाएगा 2, 2T कट जाएगा थीटा बाय 2, ठीक है, 2 से कटेगा 5 जा, 5 से कटेगा 3 जा, तो 2T माइनस थीटा आ गया थीटा बाय 3, इधर ले आता हूं 60 माइनस 3 थीटा, थीटा 60 बराबर 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, थीटा आ जाएगा 60 बाय 4, काटो 3T बाय 2। सवाल बड़े सिंपल होते हैं बेटा, आंसर है सेकेंड वाला, अच्छा सवाल था, देखिए जरा, हाँ कुछ बच्चों का सही है, दैट इज रिमार्केबल, क्योंकि वेरी इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन बेटा। देखो यही सवाल आपने सिंपल टर्म्स में करे हो गए। देखो कोई भी सवाल को टफ बनाने का सबसे आसान तरीका होता है इसमें मैथ्स की वैल्यूज डाल दो, आप वेरिएबल्स डाल दो,
अब यहाँ पे 300 200 होता तो ये सवाल कितना ईजी हो जाता। अब समझो, यही सवाल अपन लेट से करते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। ये कितना ईजी है बताइए, करके देखना। 300 से 200, हालांकि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, पर अपन करके देख रहे हैं, ठीक है। 30 से 20 कर लो, जाओ। तुम्हें अगर थोड़ा सा अजीब लगा है, जस्ट गो फॉर 30 to 20। 10 मिनट में हो गया। तो अगले 10 मिनट में कितना होगा? टेम्परेचर फाइनल थीटा ले लो और सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लो 10। अब कितना इजी हो गया सवाल, देखो डायरेक्ट माइनस कर दो। 10 अपॉन में टाइम 10, इसके इंटू इनका एवरेज 25 माइनस 10 15। डायरेक्ट कर सकते हो के 1/15। दूसरा 20 माइनस थीटा अपॉन का टाइम 10, इस के की वैल्यू 1/15 इंटू इन दोनों का एवरेज 20 प्लस थीटा बाय 2 माइनस 10। एलसीएम 20 जाएगा, 20 20 काटो, थीटा बाय 2 आ गया। 20 माइनस थीटा यहाँ से काट दो, 2 जा 5 3 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2। 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यह जाएगा 60 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा। 60 बराबर 4 थीटा, थीटा बराबर 60/4। काटो इसको, कितना आ जाएगा? 15 सॉरी कटेगा कितना? 30/2। 15 आ रहा है एग्जैक्ट। तो 3t है, 15 इन दोनों के बीच का, 2 और 3 के साथ 3t, 1.5t दिख रहा है ये मेरे को। तो ये सवाल और इजी हो जाता वैल्यूज में। वैल्यूज थोड़ा टफ बनाना है, क्या करा? वेरिएबल डाल दिया। सवाल को टफ ऐसे बनाया जाता है, अपने सेम सवाल को क्या करा? 3t 2t डाल दिया। अब ये थोड़ा फास्ट फास्ट जो कर रहा हूं मैं, हर बार वही फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा मैं। t1 माइनस t2 बाई टाइम इसके टाइम्स ऑफ एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, यही लगा रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इतना फास्ट होने लगेगा। अब इतना फास्ट स्टार्टिंग में नहीं होगा बेटा, तो डोंट सी कि सर नहीं आ रहा है। नहीं, तुम्हें आ रहा है, तुम्हें बस स्लोली स्लोली लगाना है। थोड़ी प्रैक्टिस में ये बहुत फास्ट हो जाता है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली फास्ट। अब एक बहुत बेसिक सा सवाल है, देखिए जरा। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 to 60 इन फर्स्ट 5 मिनट एंड 254 इन नेक्स्ट 5 मिनट। 70 से आ गया 60, से आ गया फिर 54। इसमें लगे 5 मिनट, इसमें लगे 5 मिनट। टेम्परेचर सराउंडिंग पूछ लिया। चलिए आपको फिर एक 120 सेकेंड दिए, बहुत सारा टाइम दे रहा हूं करने के लिए, आराम से करके बताइए। इजी सवाल है, सवाल बहुत इजी होते हैं। These are extremest of the easy questions. बहुत आसान सवाल होते हैं, सवाल में बिल्कुल दम नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगता है। इस बार ये नहीं दिया, लगाओ दोनों बार, निकल जाएगा। करें 70 माइनस 60/5 के टाइम्स ऑफ इन दोनों का एवरेज डायरेक्ट 65 कर दूं मैं, बीच में आएगा। इधर भी क्वेश्चन लिखे 50 60 माइनस 54/5। इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा बेटा? इन दोनों के बीच का 54 से चला 55 56 57 57 आ रहा है इन दोनों का एवरेज। करके देख लो आप चाहो तो। माइनस टी करके देख लो भाई। तो 6 12, 2 5 10, देखो आया। मैंने तो डायरेक्ट कर देना, इससे 3 3 बीच में यही आएगा। 2 5 10, 2 7 14, देखो सॉल्व करें। ये 10/2 2 आ जाएगा, 10/5 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 6/4।
इसको नीचे ले आओ या काटो 3/2, यहाँ पे क्या आ गया, दोनों के को बराबर कर दो, या यहां से के की वैल्यू वहां डाल दो जो आप कर रहे थे अब तक, डाल के देख लो। 6/4 के की वैल्यू क्या है 2/65 माइनस टी 57 माइनस टी, सॉल्विंग है, उसे काटो 3 जा 65 3 जा 195 माइनस 3t 4 5 जा 57 4 जा 7 4 जा 28 5 4 जा 22 28 माइनस 4t। सर ये कैसे है बेटा, ये कैलकुलेशन पास करो, तुम्हारी टेबल से याद करो। हम 43 माइनस 3t कर दिया। 33 टाइप आ रहा है, कुछ निकल गया देखो। ऑप्शन है ही नहीं है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए क्या भाई, कहीं मिस्टेक हुई है, कहो ये मिस्टेक देखो। अपॉन ने 4 क्यों करा, अपॉन ने 5 आएगा, बाकी सब सही था, अपॉन ने 5 आएगा। अब सही हो जाएगा। 3 से सही कट रहा था, 3 से 18 195 माइनस 3t, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, उससे नहीं होगा, गड़बड़ कर दी थी, 5 से होगा। 7 5 35 5 25 285 माइनस 5t, ठीक है। जरा जाएगा 2t इज इक्वल टू 285 माइनस 285 माइनस 195 550 19 से जाएगा कितना 20, ये आ जाएगा 90, therefore t बराबर आ जाएगा 45 डिग्री सराउंडिंग टेम्परेचर। काफी बढ़िया सवाल था। कुछ लोगों ने फिर भी सही कर दिया। सवाल समझ पा रहे हो बेटा, सवाल वही आता है, एक ही सवाल है, वही घुमा घुमा के देंगे। चैट ऑन कर रहा हूं एक बार देखने के लिए, बेटा समझ में आया या नहीं है बच्चों, बताइए। हाँ बेटा समझ गया, टाइम मैंने 4 ले लिया था गलती से, सही कर दिया, सही हो गया। इजी है, बताओ बताओ बताओ। सवाल बहुत इजी होते हैं। टाइम कम पड़ गया, कोई बात नहीं, तो आपको यहां पे बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर्मूला वही है, 2 बार लगाना है, सबको समझ में आ जाए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में वही होना है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है, वही सेम फॉर्मूले को 2 बार लगाना होता है, सेम टू सेम फॉर्मूला 2 बार लगाना है, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला 2 बार लगाना है हमेशा। अब सॉल्विंग खुद करनी पड़ेगी, टाइम आपको देखना पड़ेगा, टाइम कम हो ज्यादा हो वो आपके ऊपर है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है भाई, समझ में आई बच्चों बात। मोर टाइम देखो, 2 मिनट एग्जाम में क्या आपके बताइए, क्या 2 मिनट इस के ज्यादा टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, बताइए। क्वेश्चन 1 मिनट का ही है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 2 मिनट दे दिए, 2 मिनट से ज्यादा टाइम अगर मैं दूंगा तो मैं आपको स्पॉइल कर रहा हूं, फिर तो समझो, आदत डालो सवालों की स्पीड बढ़ाने की, ठीक है। चलिए अगला सवाल बड़ा सिंपल सवाल है बेटा। व्हीकल फुल ऑफ हॉट वाटर केप्ट इन अ रूम है, 80 से हो जाता है 75 T1 टाइम में, 70 हो जाता है T2 टाइम में, और फिर 65 हो जाता है T3 टाइम में। इसके 30 सेकेंड ही दूंगा बस, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा होगा, जल्दी बताइए बच्चों। ये क्वेश्चन 2 मिनट का नहीं था लास्ट वाला, इट वॉज अ 1 मिनट क्वेश्चन। आपकी स्पीड स्लो है तो बढ़ाइए स्पीड, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन में इक्वेशन बना के बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो। के की वैल्यू डालना इसलिए जो सिंपल लगता है बच्चों को, डिवाइड करोगे तो 4/4 1 a/b/c/d इस टाइप का बन जाएगा। अब इन सब में दोनों इक्वेशन बना के डिवाइड कर सकते हो। ये वाला तो बहुत डायरेक्ट ही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फास्टर होता है, टाइम बढ़ते जाता है सेम गिरने में। आंसर है फर्स्ट वाला। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत बढ़िया। ये भी लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे ठंडा होने में कम 5 मिनट में ठंडा जो हो जाएगा, बाद में उसमें 8 मिनट लगेंगे, बाद में उसमें 15 मिनट लग सकते हैं। यही तो पढ़ा अपन ने, स्टार्टिंग ही तो यहीं से करी थी। पहले 5 मिनट में जल्दी से ठंडा होगा, अब सेम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर सेम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करें स्टार्स टेम्परेचर की। लास्ट टॉपिक है रेडिएशन का बेटा। अपन बात करेंगे स्टार के टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे बेटा? स्टार के टेम्परेचर की। देखिए जैसे सन 1 या कोई सा भी स्टार होता है जो चैट 1, ध्यान से देखिए, दुनिया में कोई भी स्टार हो, सन हो सकता है या कोई भी स्टार हो, हर किसी के अंदर से क्या होती है, कुछ इंटेंसिटी होती है उसकी, कुछ उसकी इंटेंसिटी निकल रही होती है। हर सन की एक इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन में एरिया, जिसको अपन सिग्मा टी की पावर 4 बोलते हैं। ठीक है, तो इस सन की टोटल पावर कितनी निकलेगी? सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4। ठीक है सर, एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr² टी की पावर 4। तो पावर नेट रिलीज्ड बाय सन इज कितनी? सिग्मा 4πr² टी की पावर 4। सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इतनी पावर ये छोड़ रहा है सन। अब ये सन है, पावर से हर तरफ 3D में निकल रही है, इधर 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 हर जगह जा रही है। तो मैंने एक स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस है छोटा r। अब कोई भी प्लेनेट सन से तो बहुत, अर्थ सन के बराबर तो पॉइंट मास ही होगा। ये अर्थ है, ये छोटा सा अर्थ, छोटा सा अर्थ है। यहाँ पे देख रहे हो, एकदम छोटू सा अर्थ, एकदम छोटू सा अर्थ है। ये पावर पूरे एरिया में बटेगी, टोटल पावर जो सन से निकली इतनी सब एरिया में बटेगी। तो अर्थ को कितनी? ये पूरी पावर बटी, इस पूरे एरिया में बट गई। तो एक सिंगल पॉइंट को कितनी पावर मिलेगी? इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ। क्या हो जाएगा बेटा? पूरी पावर डिवाइड बाय एरिया। कितना एरिया में बट रही है? 4π छोटा r का स्क्वायर। इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ, पावर का फॉर्मूला लगाओ बेटा, सिग्मा 4πr² टी की पावर 4 अपॉन 4π छोटा r²। 4π काटो, इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ कितना आ जाएगा बेटा? सिग्मा टी की पावर 4 बड़े आर का स्क्वायर अपॉन में छोटे आर का स्क्वायर। बड़ा आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सन है। छोटा आर जिसमें सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मान लो आप। ठीक है, तो ये दो सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं जो स्टार के ऊपर होते हैं। अगेन इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर ये प्रैक्टिकल यूज है स्टीफन्स लॉ का। प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उसको, सन का टेम्परेचर निकालने के काम आता है बेटा। ये पावर अपन नाप पाते हैं, तो इसकी मदद से अपन क्या करते हैं, सन का टेम्परेचर डिसाइड या कोई भी स्टार का टेम्परेचर डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज द यूज ऑफ स्टीफन्स का लॉ, स्टार का टेम्परेचर निकालने के लिए। समझ में आया सबको? बेसिक बेसिक चीजें। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन में एरिया जितने बट रही है। यहां भी डाउट आ सकता है। इंटेंसिटी डिवाइड बाय अर्थ क्या हो जाएगी? जो पावर निकली अपॉन में टोटल एरिया, जिससे पावर बढ़ गई। ठीक है, पावर जो निकली इस पूरे सर्कल से ऐसे जाएगी बढ़ते बढ़ते पूरे में पावर क्या है? P है। तो एक कितने से पॉइंट में
पावर होगी कितने पाई आर स्क्वायर एरिया में, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में, एक पॉइंट पे पावर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ हो जाता है। पावर की वैल्यू यहां से रख दी, सॉल्व कर लिया। तो सिंपल सवाल होता है। क्लियर है बच्चों? बताओ यस या नो बताइए जल्दी से। तो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, फिर कैलोरीमीटर स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, 1 घंटा लग गया। देखो अब कल अगर यही करा देता तुम्हारे बोलने पे 1 घंटा लग जाता, तो तुम्हारी लिमिट तुम्हें पता हो या ना पता हो, मुझे तुम्हारी लिमिट पता है। तुम्हें जो लगता है उससे तो ज्यादा ही है। तुम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो, तो मैं तेरे कमजोर एक्चुअली हूं नहीं। तुम्हें बहुत पावर है, तुम कर सकते हो, बस तुम थोड़े से आलसी हो, थोड़े से मक्कार हो, थोड़ा सा आलस ज्यादा आता है, इच्छा तुम्हारी जल्दी खत्म हो जाती है। पर ठीक है, ये चीजें चलती है। तुम छोटे भी तो 13-14 साल के तो बच्चे हो तुम, छोटे से क्या मतलब, बट ऑब्वियसली ना समझता हूं मैं भी ये चीज। अभी जस्ट तुम 10th पास करके आए हो, 1 साल हुआ है 10th पास, 1 साल भी नहीं हुआ 10th पास करे हुए। तो ये जस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड किड्स, छोटे छोटे बच्चे हो तुम अभी। तुम्हें क्या ही पता होगा कितना पढ़ना पड़ता है। तुम हवा की दुनिया में जी रहे हो, तो समझता हूं तुमको। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है फिजिक्स की कॉपी। चलिए सवाल करते हैं, डायरेक्ट सवाल। रेडियस ऑफ स्टार आर is act as a black blah blah blah, what would be the temperature of the star in which rate of energy production is q। पावर को क्यू बोला है बेटा, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन क्यू, मतलब पावर बोल दिया है क्यू। सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4 होता है। चलिए 60 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आराम से सोच के बताइए, बड़ा इजी सवाल है, टफ नहीं है, इजी है, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग से करिए। सवाल बड़ा इजी है, हल्का सा दिमाग लगाओ। टेम्परेचर पूछा है सवाल में। अजीब दास्तां है ये। आराम से सोच के आराम से करके बताइए, बिल्कुल टफ नहीं, आराम आराम से बताइए, बड़ा इजी है। अरे क्यों ऐसे हीट होती है ना, पावर बोल दिया है, रेट ऑफ एनर्जी क्या जाएगा, टी की पावर 1/4, इसकी पावर 1/4 हो जाएगा, हटेगा तो। बड़ा इजी सवाल था, आई थिंक तो बड़े आराम से हो गया होगा। इसमें तो गलती नहीं करी होगी यार। सो सैड, आई फील सो सैड। ढंग से करो। अगला सवाल, टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया। सवाल में यहां पावर होना चाहिए, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होता है, एनर्जी पर रेडिएशन एरिया यूनिट एरिया कुछ भी नहीं होता है। या पावर होना चाहिए, पर एग्जाम में एनर्जी ही लिख कर आया था, तो ये एग्जाम में गलती थी। अब ये खुद समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये पावर दे रखा है, पावर पर यूनिट एरिया, मतलब ये बेसिकली आपको पूरा मिलाकर इंटेंसिटी दिया हुआ है। ये आपको खुद समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसमें कोई मतलब दिस इज अ मिस्टेक। पावर पर यूनिट एरिया लिखना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया कुछ भी नहीं होता, एनर्जी अपॉन एरिया इज नथिंग, पावर अपॉन में एरिया होता है इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ रिसीव्ड डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टार, मतलब सेंटर ऑफ स्टार से आर डिस्टेंस पे से अर्थ है, यहां पर पावर जो रिसीव होती है, इसको उन्होंने बड़ा आर बोल दिया, ठीक है। नहीं नहीं, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस आर, स्टार की रेडियस छोटा आर कर दी उन्होंने उल्टा मानते हैं। whose out surface radiates as black body और टेम्परेचर, बाकी सब बकवास सवाल। आपको अर्थ के ऊपर इंटेंसिटी पूछी है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 60 सेकेंड इज मोर देन इनफ, करके बताइए।
सवाल देख के समझ में नहीं आएगा आपको, ऑप्शन में भी सब इंटेंसिटी दे रखा है। सिग्मा टी आर स्क्वायर तो कट जाएगा डायमेंशन, वैसे सिग्मा टी की पावर 4 मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का। तो उन्होंने इंटेंसिटी बोला नहीं, उन्होंने एनर्जी पर यूनिट एरिया बोल दिया, जो कि गड़बड़ है बोलना, ठीक है। पावर पर यूनिट एरिया सही होता बोलना, पर ये खुद मानना पड़ेगा कि इंटेंसिटी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आंसर ये सब इंटेंसिटी के डायमेंशन में दे रखे हैं, तो थोड़ा दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा सवाल, ठीक है। इजी है, सोच के करके बताइए। इजी, एकदम इजी सवाल है, फटाफट से देखो। यही अपन ने करा था थोड़ी देर पहले तक। सन की रेडियस उन्होंने बोली है सेंटर ऑफ स्टार छोटा आर, उन्होंने बोली है, अपन कुछ नहीं कर सकते। और अपने रेडियस है बड़ा आर, जो दिया है ये आंसर आ गया है। नाइस, कुछ लोगों ने बी भी करा। तो बेटा यही है, सेम है केस। ऊपर आर सन होता है, नीचे डिस्टेंस किसका होता है, सन और अर्थ का। अब सन से पॉइंट बोलो, अर्थ ही मान लो ना उसको, पॉइंट को। तो सिंपल कंसेप्ट होते हैं ये दो पर डायरेक्ट सवाल आया है, दो ही कंसेप्ट, और कोई कंसेप्ट नहीं है। कुछ नया सवाल बनता है, नहीं बनता, यही सवाल होता है बेटा बस हमेशा, ठीक है। चलिए, ये अपना एक और टॉपिक रेडिएशन यहां पे खत्म हो जाता है। अब आता है लास्ट टॉपिक, कैलोरीमेट्री। उसके पहले एक चैप्टर का रिकैप लो, क्या पढ़ा आपने चैप्टर में पूरा। बेसिकली 5 चैप्टर है एक जगह पे। पहले दिन थर्मोमेट्री पढ़ते हैं अपन, थर्मल एक्सपांशन की बातें होती है। देन थर्ड डे पे अपन बात करते हैं कंडक्शन की। एक और क्लास ले थे, उसी दिन बात हो गई रेडिएशन की, जो अभी खत्म होगा। लास्ट होता है कैलोरीमेट्री। तो देयर आर 5 डिफरेंट चीजें जो आपको पढ़नी होती है। थर्मोमेट्री समझते हैं, बेसिकली हिस्ट्री, क्यों आया, कैसे आया, क्या आया, सब क्या क्या है, कैसा यूज है। ज्यादातर थियोरेटिकल टॉपिक होता है, कैसे डिग्री सेल्सियस केल्विन कन्वर्जन होता है। थर्मल एक्सपेंशन अपन एक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, एक टेम्परेचर की, कैसे प्रॉपर्टी कैसे सिग्निफाई यूज करते हैं अपन इस चीज का। ये दोनों मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। कैलोरीमेट्री हो जाता है बेटा कैसे ये हीट ट्रांसफर के मेथड है, ठीक है। क्या इसके जो हीट ट्रांसफर का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑन डिफरेंट मटेरियल। अफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑन डिफरेंट मटेरियल, जो अपन अब पढ़ेंगे, समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल ये दीज आर ऑल इंडिविजुअल 4-5 चैप्टर्स, जिनको एक चैप्टर बना दिया, वो बोला 5-6 दिन में खत्म कर दो। तो ये सब इंडिविजुअल में एक एक चैप्टर होते हैं। थर्मोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ा अपन ने, समझा। थर्मल एक्सपेंशन पूरे 2 दिन डिटेल में पढ़ा, सवाल भी अच्छे से करे। रेडिएशन और अपना कंडक्शन के ऊपर कल बहुत सारा टाइम मिल गया था, तो अपन ने बहुत सारे सवाल कर लिए। आज थोड़ा सा रेडिएशन खत्म करा, 2 टाइप के क्वेश्चन करके। अब चालू करेंगे कैलोरीमेट्री।
तो जोश है, रेडी हो भैया, तैयार हो, बोलो यस या नो। तो एक बार बोलो, बल्ले बल्ले स्टार्ट करते रहिए। कैलोरीमेट्री लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कैलोरीमेट्री अब स्टार्ट करेंगे भैया। क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा, मेरे को भी नहीं आया क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है, बता रहा हूं ना क्वेश्चन गलत है, पर क्योंकि एग्जाम में आया था और बोनस नहीं हुआ था, एग्जाम में अब आ गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत आते, ये भी सच्चाई है, सब क्वेश्चन सही नहीं आते, गलत भी आ जाते। बोनस हो या हो ना हो, कोर्ट में लड़ लो, फिर क्या कर लोगे तुम। तो आपको अपने हिसाब से सही समझना पड़ता है उन चीजों को, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन देकर, ठीक है। तो ये गलत क्वेश्चन आया था, पर आपको लिखा है एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया एनर्जी कुछ ना होता है, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, या एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है। टाइम तो दिया ही नहीं इन्होंने, कहां दिया, नहीं दिया, तो मान लो दे रखा है इंटेंसिटी, क्योंकि ऑप्शन देख के समझ में आया ये, ठीक है। चलिए तो चालू करेंगे बेटा अपन इसको हीट कैपेसिटी से। जरा 4-5 टाइप की हीट कैपेसिटीज होती है जो अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, ये फिजिक्स में इतना काम नहीं आता, ठीक है। जैसे देखो ये साहिल अहमद, नो नॉट सर, बस बड़ा सर में पढ़ने नहीं आता सर, हट, पढ़ाई नहीं करनी बस अंदर को, ठीक है, सब करा लो, पढ़ाई नहीं करनी बस। आइए हीट कैपेसिटीज की बात करते हैं, बहुत सिंपल चीज होती है बेटा। हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या करती है, एक सॉर्ट ऑफ इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, चेंज रेजिस्ट को चेंज करता है टेम्परेचर के, मतलब समझो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, समझो प्रॉपर्टी। सर बहुत टाइम है पर मेरे को पढ़ना नहीं सर, देखो देखो सुनो सुनो देखो ध्यान से बेटा, समझो, समझिए क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। दो मटेरियल है, ठीक है, दोनों को मैंने टेम्परेचर गर्म कर दिया, बराबर हीट दी, दोनों को बराबर हीट दी। इसको बोला 10 जूल हीट तू ले, 10 जूल हीट तू ले, एक ज्यादा गर्म हो गया, एक कम गर्म हुआ। जैसे अपने लैंड ब्रिज सी ब्रिज में पढ़ा था बेटा कि जो जमीन है जल्दी से गर्म हो जाती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, समझ रहे हो बात को, बहुत बेसिक चीज है। जमीन जल्दी से गर्म हो जाती है, पानी धीरे 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 गर्म होता है, पता है अपने को ये चीज। तो जमीन तेज तेज गर्म हो गई, तो जमीन की क्या है, हीट कैपेसिटी कम है, वो अपने अंदर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, फट से जिसकी कैपेसिटी नहीं होती हर एक ऐसे में लुढ़क जाता है, वही है सेम चीज। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो गर्म होने में बहुत टाइम लगाता है, बोला ठीक है। ऐसे आप लोगों की हीट कैपेसिटी बहुत कम है, आपको मैं हल्का सा बोलूंगा गुस्सा हो जाओगे, ठीक है, हल्का सा बोलूंगा खुश हो जाओगे। आप लोग की हीट कैपेसिटी मेरी बहुत ज्यादा है, तुम कुछ भी बकवास करते रहते हो, बहुत देर तक झेल लेता हूं, फिर गर्म होता हूं मैं। तो आपकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो या बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हो, मेरी नहीं है भैया, मेरी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत धीरे धीरे गर्म होऊंगा, वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होऊंगा। हीट कैपेसिटी का एक बेसिक मतलब समझ में आया, बहुत बेसिक बात है, ठीक है, कि जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो धीरे धीरे गर्म होता है। अब हीट कैपेसिटी अलग अलग तरीके से नापी जाती है, उसके ऊपर अलग अलग नाम दे दिए गए। देखो हीट कैपेसिटी कैसे नापी गई, अगर मैंने नापा कि भैया 2 मास है, हीट कैपेसिटी अपन लिखते हैं कैपिटल एस से लिखते हैं। तो बोलेंगे कि यार किसी भी का भी समझना ध्यान से लिखना, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने या बढ़ाने में या चेंज करने में जो हीट लगी उससे क्या बोला, हीट कैपेसिटी। भाई 1 बढ़ाने में जो हीट लगी, जिसकी ज्यादा उसमें ज्यादा हीट लगी, जिसकी कम उसमें कम हीट लगी। तो टी बढ़ाने में कितनी लगे उसको बोल दिया मैंने एस। तो डेल्टा टी से बढ़ाना है, हीट बराबर एस इंटू डेल्टा टी, ये बन गया आपका फॉर्मूला। लो भैया, अरे बोलो भैया 16 साल के अच्छे वाली बात तो तुम करते ही नहीं हो। योर एटीट्यूड इज जस्ट लाइक 13-14 years old and I think so you are 13-14 years old only। बहुत सिंपल कंसेप्ट है 14 ईयर्स के बच्चे ही करते हैं, 13-14 16 तक आते थे तो बच्चा थोड़ा सीरियस हो जाता है पढ़ाई को लेके, आप लोग इतना नहीं हो।
चलिए बंद करें, एज कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। अब इसको नापने बोला यार मुझे सर ये, लेकिन यार ये तो इसमें मास वास बताया नहीं आपने। बोला ठीक है भैया मोल या मास ले ले। तो मैंने बोला यार एक मोल की हीट कैपेसिटी, एक मोल की हीट कैपेसिटी, तो मैं लिखूंगा सीएम से, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है भैया, तो एन मोल की कितनी हो जाएगी, एन इंटू सीएम, खत्म। बोला स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम की, 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी, छोटे एस से लिखते हैं। तो एम ग्राम की कितनी हो जाएगी, एम इंटू एस। तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस डेल्टा टी, एन को एम सी एम डेल्टा टी, या फिर एम एस डेल्टा टी। सारे फॉर्मूले हो गए हीट कैपेसिटीज के। देखिए आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ हीट कैपेसिटी, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हो आप, कुछ इसमें अलग ही नहीं है। लेटेंट हीट कैपेसिटी अलग चीज आती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले ये बची हुई तीनों समझिए, बहुत बेसिक चीज है, इसमें कुछ भी बहुत टफ नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री में तो बहुत डेप्थ में पढ़ते हो आप, ये फिजिक्स में बहुत हल्का सा टच करना है इसको। ठीक है, केमिस्ट्री में इन डेप्थ पढ़ा जाता है, फिजिक्स में बहुत बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, अभी जो कि थर्मोडायनेमिक्स में लगता है बहुत ज्यादा। बताइए बच्चों, क्लियर है यस या नो? रोल डेफिनेशन, जैसी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है इसकी। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, देखो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। इसकी क्या होगी, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। इसकी हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट अलग चीज है, लेटेंट की बात करते हैं बेटा। लेटेंट में टेम्परेचर नहीं होता, ये हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट, हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग स्टेट। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर इतना, यहां पे हीट डायरेक्ट क्या देते हैं बेटा, m इंटू एल, इसको l से लिखते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट चीज हो जाती है बेटा। l की यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम। अब ये केमिस्ट्री में भी हो चुका है तो बड़ा इजी लग रहा होगा यहाँ पे, जो कि पढ़ा हुआ है आपका। नहीं हुआ है तो आपको बेसिकली 4 फॉर्मूलेस पे ध्यान रखना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर 4 फॉर्मूलाज जो आपकी डेफिनेशन से निकल कर आते हैं। चारों की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है बेटा। देखो फिर एक बार समझ लेते हैं यूनिटरी मेथड से। देखो बेटा, मैंने बोला 1 डिग्री बढ़ाने में लगा s, तो t में लगाने में लगा 1 डिग्री, डेल्टा t 1 में लगा s, तो किसी और में लगेगा s इंटू डेल्टा टी, खत्म। 2 में लगेगा s इंटू 2, 3 में लगेगा s इंटू 3, डेल्टा टी में s इंटू डेल्टा टी, खत्म, बात हो गई। ठीक है भैया, अब ये हीट कैपेसिटी तो पूरा सैंपल की हो गया भैया, सबके मिलाकर हो गया। मुझे 1 मोल की बताओ, 1 मोल की सीएम बोला, ऐसे n मोल है तो n मोल की n इंटू सीएम, ये टोटल हो गई s। ठीक है, सेम 1 ग्राम की छोटा s बोल दिया, तो अगर m ग्राम में तो ms, ये पूरी बड़ी s के बराबर हो गई। दोनों को फॉर्मूले में डाल दो, ये आपका यूनिट निकल के आ जाती है बेटा। देखो बहुत इजी है, तो मुश्किल नहीं है। यूनिट किसे निकल गई, डेल्टा टी नीचे ले गया, s आ गया कैलोरी अपॉन में डिग्री सेल्सियस, कैलोरी अपॉन में मोल डिग्री सेल्सियस, कैलोरी अपॉन में ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब लेटेंट मतलब क्या होता है, स्टेट चेंज करने में कितनी हीट लगती है। ये अपने बेटा बहुत काम का नहीं है बेटा, फिर बता रहा हूं, ये मेनली केमिस्ट्री का टॉपिक है, अपने को सिर्फ टच करके निकलना है। ये थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में काम आता है, इसलिए बस पढ़ रहे हैं अपन ये। ठीक है, तो लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा, हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग स्टेट। अब स्टेट चेंज जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है हमेशा, स्टेट ऑलवेज चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
एक चीज हमेशा कांस्टेंट, जैसे आइस हमेशा 0 पे पिघलेगी और पानी हमेशा 100 पे उबलेगा, तो फिक्स है ये। जब तक पूरा पानी नहीं उबल जाएगा टेम्परेचर 100 का 100 ही रहेगा, या पूरी बर्फ नहीं पिघल जाएगी 0 का 0 ही रहेगा। तो दिस आर समथिंग विच आर फिक्स, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से देखना है। तो मैंने बोला 1 ग्राम वाटर को, या 1 ग्राम चेंज करने की, 1 ग्राम की स्टेट चेंज करी, उसकी जो एनर्जी लगी उसकी हीट को ही एल बोल देते हैं। 1 ग्राम की एल है तो m ग्राम की ml है, खत्म। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो जाते हैं। आई होप सबने नोट कर लिए होंगे बेटा, नोट कर लीजिए, नहीं नोट करे तो आराम से लिख लीजिए। बड़ा आराम से लिख लिया आपने बेटा। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है सबके, देखिए। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिफाइंड एज द, बकवास चीज, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब बड़ा एस सीएम छोटा एस एल। मतलब समझो, इसका मतलब यूनिटरी मेथड समझिए बेटा। 1 डिग्री बढ़ाने में लगे कितनी, उसको बोला एस। 2 डिग्री में लगेगी 2s, 25 डिग्री में लगेगी 25s, तो डेल्टा टी डिग्री बढ़ाने में लगेगी डेल्टा टी इंटू एस। इसी ये हीट आ गई आपकी निकल कर। यहां से तो फॉर्मूला निकल कर आया बच्चों, समझ रहे हो? यहीं से फॉर्मूला निकल गया बेटा। ऑल फॉर्मूलाज आर फ्रॉम डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन ही है, ये ही है, इसमें कोई लॉजिक या डेरिवेशन नहीं है, यही डेरिवेशन है, डेफिनेशन ही डेरिवेशन है। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, अब देखो इसमें क्या आ गया, 1 मोल आ गया बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां पे क्या बोला बेटा, वही सेम से कुछ है, बस न मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे 1 ग्राम का है 1 केल्विन से, तो बस ग्राम दे दिया तो ग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस आर ऑल ऑफ द सेम डेफिनेशन। तो ये आप घर पे एक बार होमवर्क में लिख लेना बेटा, फॉर स्कूल। स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एक बार स्कूल के लिए डेफिनेशन आप होमवर्क लिख लेना बेटा। अपने काम का बहुत बेसिक है बेटा, कि हीट आपको देखना है, हीट दी है क्या, उसमें 2 चीजें हो सकती है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, तो आपको ms डेल्टा टी लगाना है बेटा हीट के लिए, डायरेक्ट ही आपके लिए कुछ भी अलग नहीं है। दिस इज फॉर फिजिक्स, सब पूरा फिजिक्स में सिर्फ इतना सा काम आता है बेटा इस चैप्टर में। और अगर आपको क्या करना है, सेम स्टेट में अगर स्टेट चेंज हो रही है तब वो Q बराबर ml लगाना होता है, खत्म। स्टेट चेंज हुई तो मालामाल हो जाएंगे, नहीं तो टेम्परेचर बदला तो ms डेल्टा टी हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में इतना काम आएगा। टेम्परेचर बदला तो ms डेल्टा टी, स्टेट बदल गया तो ml, दैट्स इट। अगर स्टेट क्या हुआ, टेम्परेचर बदला तो ms डेल्टा टी, स्टेट बदल लिया तो ml, बस इतना ही काम आता है आपको। तो बहुत कम नहीं, हाँ बस इतना ही काम आता है बेटा, क्या कर सकते हैं। फिर से समझो बेटा, अगर चेंज स्टेट में हुआ तो क्या हो जाएगा, Q बराबर ml, और अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो Q बराबर ms डेल्टा टी होता है। बस ये ही है आपके काम का। S होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, L होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी। बस इतना सा ही जानना होता है बेटा, इतना आ गया आप सक्सेस हो जाओगे। तो बस आपको 2 चीज समझनी होती है। पहले क्या, लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्टेट बदल रही है, टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं तो डेल्टा टी आ ही नहीं सकता। टेम्परेचर बदल रहा है तो स्टेट वही रहेगी, तो ms डेल्टा टी हो जाएगा। बहुत डायरेक्ट सवाल होते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इतना ही फिजिक्स का काम का है बेटा।
नीट में सिर्फ इतना आएगा, इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। बाकी सब आपको केमिस्ट्री का पार्ट था, स्कूल में थोड़ा बहुत आता था। अब स्कूल में वाले तो कहीं पर भी पूछ लो, कोई मतलब नहीं। इतना ही आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना होता है। टेम्परेचर बदला तो एम एस डेल्टा टी होगा, और स्टेट बदली तो एम एल होगा। तो भाई एक बार लिख दो एम एल और एम एस डेल्टा टी, कमेंट्स कर दीजिए फटाफट से। इतना ही कैलोरीमेट्री आपको पढ़ना होता है, इतना ही हीट कैपेसिटी पढ़ना होता है। अब कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। बताइए बच्चों। पायल आ गई। एक 15 मिनट पढ़े ना, छुट्टी। 15 मिनट हुआ है, चैप्टर स्टार्ट हुए वाला, आखिरी वाला। अब वही बात समझ में आया। लिखो एम एल और एम एस डेल्टा टी, बस खत्म। एम एल एम एस डेल्टा टी, एम एल एम एस डेल्टा टी, एम एल एम एस डेल्टा टी, एम एल एम एस डेल्टा टी। ठीक है। सेंसिबल और वाली हीट वगैरह अपने को फिजिक्स में नहीं आते वो सवाल भी। ठीक है। मुझे क्या था, केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं तो पढ़ा रहा था कि केमिस्ट्री का भी साथ में करा देता हूं, पर अपने को सिर्फ इतना फिजिक्स में समझे कितना सा आता है बस। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ाया होगा। फिजिक्स में सिर्फ इतना सा है। स्टेट बदली तो एमएल, नहीं बदली तो एक में रही तो एमएस डेल्टा टी, बस। और कोई फिजिक्स में और कुछ है ही नहीं। फिजिक्स बहुत छोटू सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एमएल एमएस डेल्टा टी, वेरी गुड। और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा अपने को जो लगती है वो कन्वर्जन होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। इसको 4.2 जूल भी बोल देते हैं। ठीक है, 4.2 जूल बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये लगता है अपने को। अब चालू करेंगे कैलोरीमेट्री क्या होता है बेटा। एक सिंपल साइन होता है बेटा जिसमें हीट एक्सचेंज की बात होती है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कुछ हीट दी तो वो हीट कोई और लेगा। बहुत सिंपल सी बात है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने मेरे से हीट छोड़ी, किसी ने वो हीट ले ली, तो हीट किसी ने जो छोड़ दी, लॉस, वो किसी और का गेन। जैसे पैसे की बात है, मेरे तुमसे 10 रुपए ने बोल दे भैया यार सुनो यार मैं बहुत गरीब हूं, मेरा पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन कर दो। मैंने यहाँ पेटीएम का क्यूआर कोड ला गया, तुम लोगों को लगा मैं यूट्यूब पे आके ऐसे भीख मांग, बहुत सारे लोग आजकल मांगते हैं भीख। ठीक है, पेटीएम का क्यूआर कोड देके स्कैन करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा काम, करने दो भैया। तो अब लेट से किसी ने इस तरीके का काम करा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आजकल भिखारी वैसे बहुत एडवांस हो चुके हैं। आई रिस्पेक्ट भिखारी, और इट्स वेरी टफ जॉब, धूप में खड़ा होना पड़ता है। बहुत अमीर है भैया, 2.5-3 लाख महीना कमाते हैं भिखारी लोग। मेरे को लगता है यार कि यार ये भी एक करियर ऑप्शन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, पर नहीं नहीं नहीं, भिखारी अट्रैक्टिव नहीं, करियर ऑप्शन अट्रैक्टिव की बात करो। भिखारी ही अट्रैक्टिव लग रहा है सर को। बबली मिल गई, अभी अगला कमेंट यही आएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो तो क्या होता है कि इस तरीके से भीख मांगने में बहुत तरीके होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ आस्किंग फॉर भीख। ठीक है, तो समझो मैंने किसी से भीख मांगी तो किसी के पैसे गए ना, तो मेरे को पैसा गेन बराबर तुम्हारा पैसा लॉस। पैसा जाएगा तो ही पैसा आएगा, है ना। सेम हीट भी है, कहीं से हीट जाएगी तो कहीं हीट आएगी। दैट्स इट, दैट इज द बस कोर ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सिंपल टर्म्स में कैलोरीमेट्री क्या बोलोगे भैया, किसी का नुकसान किसी का फायदा, किसी का लॉस किसी का फायदा, किसी का हीट हुआ लॉस किसी का हीट हुआ गेन, हो गया कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, किसी का हीट लॉस बराबर किसी का हीट गेन होता है। तो समझ में आया कैलोरीमेट्री का मतलब। देखते हैं, कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ हीट एंड द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। बकवास। इट इज स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, पूरा कोई मतलब का नहीं। कैलोरीमेट्री है हीट लॉस बराबर हीट गेन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लंबे तरीके से कैसे लिखोगे आप, स्कूल में लिखने को आएगा तो यही लिख पूछते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बताओ या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताओ। आपको सिंपल एक चीज लिखनी होती है बेटा, क्या, टोटल हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। गर्म ने छोड़ा ठंडे ने ले लिया, इसी को बोलते हैं कैलोरीमेट्री। और बहुत बेसिक, मैं आप सबको बता दूं, आप सब लोगों ने इसका इस्तेमाल करा हुआ है। कहाँ इस्तेमाल करा हमने कैलोरीमेट्री का,
तुमने क्या कभी आज तक, अगर आप लोग तो शार से ना, यू टेक आई गाइस टेक शार एंड ऑल दैट, यू नो यू आर लाइक मॉडर्न पीपल, 13-14 साल के बच्चे हो तुम, शार से नापते हो, लूहो लगा था। हम नहाते थे बाल्टी से, समझ रहे हो, हम वो नहाते थे बाल्टी, जो ठंड में हालत जो खराब होती थी बाल्टी से नहाने में, ठंड में लगते थे। अभी का जो ठंड का टाइम है, दिसंबर का टाइम चल रहा है, क्रिसमस के पहले वाला टाइम, वो ठंडे बाल्टी से जो वो होता है ना कि यार हाल का। फिर क्या करते हैं, गीजर वीजर तो नहीं था हमारे यहाँ पे भैया, तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, नीचे से वो किचन जो था उसमें से वो बड़ा बड़ा वाला जो भिगोना होता था पहले, उससे पानी गर्म करते थे। वो किचन वो भी बाद में बना, उसके पहले तो हमारे पास चूल्हा था, वो पीछे जो गार्डन वार्डन में लगाते हैं ना, वहाँ चूल्हे में बढ़िया सा बड़े तो पहले पानी गर्म करते थे। फिर वो गर्म पानी को ऐसे जग से भर भर के लाते थे, और वो बाल्टी में फिर गर्म पानी ठंडा पानी से मिक्स करके टेम्परेचर एक ऐसे करते थे कि हाँ ये नहाने लायक हुआ है। तो हम ऐसे नहाए हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते होगे आजकल, तो यू डाइस टू टेक शार। तो शार में तुम ऐसे घुमा घुमा के जो कर रहे हो ना, ये ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ये जो गर्म ठंडा घुमा रहे हो तुम, मिला रहे हो, ये थोड़े ये फिक्स मजा आ गया, यही तो चाहिए था, परफेक्ट पानी। ये तुम जो घुमा रहे हो, ये तुम कैलोरीमेट्री कर रहे हो, ठंडा गर्म मिला के कुछ हीट ट्रांसफर कर रहे हो, हॉट ने लूज करी, कोल्ड ने मिली, मिलकर कुछ एक फिक्स आया। हम मग्गे से करते थे, तुम लोग ऐसे शार घुमा घुमा के करते हो, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो तुम करते आ रहे हो, तुम्हें करा है, सबने करा है, ठीक है। तुमने कहा बाल्टी मग्गे से तो तुम नहाते नहीं होगा, तुम सार वाले लोग, सार करा ही नहीं करा, बताओ, ये तुम लोगों ने झूठ नहीं बोलना, करा है ऐसा? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? सबको समझ में आई बात? तो तुमने करा है कैलोरीमेट्री, किस किसने कैलोरीमेट्री करा है, ईमानदारी से बता दो। आज भी ऐसे करते हो तुम भी, मेरे जैसे गरीब हो, वाह गरीब गरीब है ना। और नए आजकल तो और नए लोग आ गए, मतलब वो क्या, उनमें स्लाइडर लगा हुआ है। तुमने मॉडर्न बाथरूम देखे होंगे, मेरा एक दोस्त बहुत अमीर है, उसके घर में बाथरूम में, उसका घर है वो बहुत बड़ा है, मैं बता नहीं सकता क्या काम करता है, ठीक है, पर वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी का वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उसके घर में मैं गया था, पहले उसके घर बैंगलोर में है, 4 BHK, चारों BHK बाथरूम, चारों बाथरूम में बाथटब, मतलब मैं बाथटब देख के दिमाग खराब हो जाता मेरा, इतना अमीर आदमी। उसके घर में था वो स्मार्ट कंट्रोल था, आप स्लाइड करके बता सकते इतना टेम्परेचर करना है पानी का, वो मिक्स करके गजब लेवल का कैलोरीमेट्री लगा रहे भाई वो लोग, ठीक है। तो आपने मग्गे से कैलोरीमेट्री करी है या गोल गोल घुमा के करी है, और अब अल्ट्रा हाई नेटवर्क रिच, तो यहाँ क्या कर रहे हो फिर, व्हाट आर यू डूइंग? हम गरीब गरीब लोग हैं बेटा, थोड़ा मिडिल क्लास है, ठीक है, तुम अल्ट्रा हाइट, तुम क्यों नीट वीट की तैयारी कर रहे हो? बहुत पैसा है, पापा को बोलो प्राइवेट में एडमिशन करवा दे या हॉस्पिटल खोल ले, क्या करोगे तुम हम गरीबों की सीट खा के, क्या कर रहे हो तुम? चले देखो यार अंदर बाल्टी हो भी। तो चलिए देखिए, अब देखो बेटा, कैलोरी टू जूल कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, बच्चों चैप्टर को से रिलेट करना पड़ेगा। अपन समझते हैं बेटा कुछ बेसिक बातें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आइस से वाटर बनता है, आइस से वाटर बनने की ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये बेटा आप कुछ वैल्यूज याद करनी है अपने को, ठीक है। वेपराइजेशन की लेटेंट हीट, जो पानी से वाटर उबलकर स्टीम बन जाता है बेटा, इसमें ज्यादा लगेगी, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट होती है वाटर की। मतलब पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए तो इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कहां होता है बेटा इसका? इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठंडा करने के लिए, एज अ कूलेंट। पानी बहुत धीरे धीरे, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है पानी की, तो पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा, धीरे धीरे गर्म होगा,
तो पानी धीरे धीरे, न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी डाल दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई भयंकर, हर जगह गर्मी, आजू बाजू लगा दिया पानी, पानी गर्म होगा, धीरे 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 वहां पे जल रहा है न्यूक्लियर, यूरेनियम फूट रहा है, पानी गाना गा रहा है धीरे 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 धीरे। तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए पानी को ऐसा कूलेंट यूज करते हैं। इसलिए छत के ऊपर भी पानी डाल देते हैं गर्मी के टाइम पे, ताकि क्या होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत सारी एनर्जी खींच के ले जाता है गर्म होने में। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आती है आइस की, 0.53 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और एक और याद करनी पड़ेगी स्टीम की, एस ऑफ स्टीम 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल में निकालते हैं तो 2.22 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ जाती है बेटा, और ये 2.11 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ जाती है। तो डायरेक्ट ये 4.18 जूल, तो डायरेक्ट एक कैलोरी हो गई ना पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ जाती है। तो ये आपको याद करनी होती है वैल्यूज। अरे हटाइए भैया, ये आपको याद करनी होती है बेटा वैल्यूज, ठीक है? यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। तो इसको दिल में बसा लो मेरे भाई, भाइयों और उनकी बहनों, बेटे और उनकी बेटियों, बाबू और उनके सोना, सब लोग इसको दिल में बसा लो ना। एकदम बेसिक कंसेप्ट है भैया, देख लो ध्यान से। अरे भैया ये दिल में अंदर बस जाना चाहिए, होमवर्क ऐसे 10 बार लिखकर आना चाहिए, नहीं तो याद नहीं होगा। बताइए बच्चों, क्लियर है बात? अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को था, उसने रील बना दी थी कि टीचर्स जनरली इतना पैसा नहीं कमाते, तो उसके रिवर्ट में बहुत सारे ऑनलाइन के टीचरों ने बना दी, हाँ हमसे पूछो, वो कार वर्क रील डाल रहे। अब इच्छा तो मेरी भी हो रही है बनाने की, पर बोला मैं तो सच में नहीं कमाता। कमाने वाले डाल देते हैं। इतना गरीब हूं कि गरीबों, इतना गरीब हूं कि रिवर्ट में कोई गरीब बोल रहा है तो जवाब भी नहीं दे पा रहा, कि बोला यार बोला तो सही है इसने, बोलूं भी कैसे कि मैं नहीं हूं। ठीक है, पढ़ाई करो चलो। अरे बात समझ में आई? ये दिल में बसा लेना है भैया। आज एक बार तो अभी लिख लिया होगा, एक बार और लिख लो, सिंपल है। अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, समझो प्रॉब्लम क्या आती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अपन जितने भी वैल्यू याद करते हैं बेटा, क्यू बराबर ml या ms डेल्टा टी, जितना भी अपन कैलोरीमेट्री में लगाते हैं, सारे इसमें हीट जो है कैलोरी में निकल कर आती है हमेशा। ठीक है, तो इसमें जे से मल्टीप्लाई करते हैं। जे मतलब क्या होता है बेटा? जे को अपन जे को बोलते हैं कांस्टेंट है, 4.18 जो वैल्यू होती है ना, ये 4.2, इसको जे से लिख देते हैं। तो अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आंसर जूल में आ जाए। जस्ट अ कांस्टेंट, जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में बेटा? क्लियर है? हाँ, तो मोबाइल गिफ्ट का है भाई। मोबाइल मैंने खुद ने, मेरे पास सारी, मैंने मेरे लाइफ में आज तक कोई महंगी चीज खरीदी रेयरली होगी। मैंने सिर्फ एयर प्यूरिफायर दिल्ली में आके सबसे महंगी खर्च वाली चीज खरीदी है। मेरा बोट और पूरा ये जो सेटअप है, ये 5 लाख का पीडब्ल्यू का है। 5 लाख से कम का होगा ऐसे तो, पर पीडब्ल्यू का है। मेरा मोबाइल गिफ्टेड है, मेरा आईफोन गिफ्टेड है। आईफोन तो सिमरन का ताड़ा था मैंने, तो सिमरन से उठाया था मैंने। ठीक है, PS5 मैं दोस्त का उठा लाया था। ठीक है, तो समझो, एक दोस्त के पास क्या जिम विम का इक्विपमेंट का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ट्रेडमिल उठा लाया। यूज नहीं करता पर रखी हुई जरूर है। सब कुछ दूसरों का लेकर आता हूं। टैलेंट, ये टैलेंट होना चाहिए। ठीक है भैया? अब बताओ भैया, तो आप समझना बेटा, मेरे को ध्यान समझना। और प्रॉब्लम क्या है? बचा हुआ जो मैकेनिक्स होता है, वहां पे से मैंने बोला यहां से मैंने पत्थर कुछ गिरा दिया, कितनी एनर्जी आएगी? mgh आ जाएगी। मैंने बोला कोई बुलेट को 20 स्पीड से फेंका, हाफ mv² एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जितनी भी बची हुई एनर्जीज होती है, ये सब आती है जूल में। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना बेटा, थोड़ा ध्यान रखना कि क्या एनर्जी फ्रॉम मैकेनिक्स जूल में आएगी। ठीक है,
इसको इसको 4.18 से डिवाइड करोगे तो बनेगी हीट इन कैलोरीमेट्री। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वरना कंफ्यूजन हो जाओगे तुम, ठीक है। यहां पे एनर्जी जूल्स में आती है, यहां एनर्जी कैलोरी में होती है। तो मैकेनिक्स वालों को 4.18 से डिवाइड कर दो, 4.2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो अपनी कैलोरी में निकल के आती चीजें, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? बात समझ में? बहुत सिंपल सिंपल सी बात है भाई। बताओ, तो सवाल है पहला टाइप का सवाल, हट लिखिए हेडिंग, पहला टाइप का सवाल, बर्फ पर अचार नहीं अत्याचार, अत्याचार लिख, अत्याचार पहली हेडिंग है बेटा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है बर्फ पे अत्याचार। तो हम क्या करेंगे यहां पे, बर्फ के साथ अलग अलग चीजें करेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से देखा करो, ध्यान से देखना बेटा। एंड फिर तुम एंड लिख रहे हो, फिर मैं कमेंट ब्लॉक करूंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा। अरे थोड़ा पढ़ाना है तो यार, तुम्हारा ही फायदा है। अब ये टॉपिक कल फिर स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, छूट गया तो थोड़ा सा पढ़ लो ना, हल्का सा 5 मिनट लगेगा, थोड़ा सा पढ़ाने दो भाई, मेरा भी मन रह जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखना बेटा, ऊपर से एक पत्थर गिरा दिया, पत्थर ठाट गिरा बर्फ पे, क्या एनर्जी कुछ निकलेगी? एनर्जी निकली? बैन करना पड़ा भाई, इतना प्लस प्लस मत करा करो, सिंपल पढ़ा करो। अभी तुम्हारी आदत हो गई है, सुन लेते होंगे बच्चों, टीचर मैं ना सुन रहा। देखो पत्थर गिरा, पाट आगे टक टक ठाट टकराया, एनर्जी कुछ निकली होगी। कितनी एनर्जी? mgh। उससे क्या हुआ होगा? हीट निकली होगी। हीट से क्या हुआ होगा? बर्फ पिघल गई होगी। हीट निकली, उससे बर्फ पिघल गई। बर्फ पे अत्याचार कर रहे हर जगह। और सर ये तो एक ही था, और करते थे। देखो देखो, ये बर्फ है, यहां मैंने लिए इस पे क्या करी, गोली मार दी, ठिसका ठाट, गोली अंदर जाके फंस गई या बाहर निकल गई, कुछ भी हो सकता है। अंदर फंस भी सकती है, बाहर भी निकल सकती है। सारी जो थी एनर्जी लॉस हो गई। या अब नेक्स्ट लेवल पे आऊं मैं, क्या करूं, बर्फ को ही ऊपर से गिरा दूं, ड्रॉप कर दूं, तो पूरी बर्फ ही गिर पड़ी, फट। बर्फ ही गिर पड़ी तो बेचारी बर्फ कुछ पिघल जाएगी, बताओ। बर्फ ही पिघल गई, गिरने पे बर्फ कितनी पिघली, तो बेचारे बर्फ पे कभी ऊपर से बर्फ पे पत्थर फेंक के मार रहे हैं, ठीक है। जब बर्फ है इस पे पत्थर फेंक के, कई जगहों पे होता है पत्थर फेंक के मारते हैं बर्फ को, ठीक है। कई पत्थरों में गोली मार दी जाती है, कई जगह पत्थरों को भी ऊपर से फेंक दिया जाता है। और मैं समझ बर्फ का कितना बुरा बुरा हो रहा है, कितना सारी चीजें बर्फ के गलत गलत कर रहे हैं। सब में क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, कुछ भी होगा बर्फ पिघलेगी, जो भी एनर्जी होगा क्या करेगा, बर्फ को पिघला देगा। ये होता है बर्फ पे अत्याचार। तो इसमें एनर्जी कितनी गिरेगी, mgh, मास ऑफ बॉल m है, अपॉन में 4.18 करना बेटा, है ना, क्योंकि ये जूल में आती है, इज इक्वल टू मास ऑफ आइस, कैपिटल M से लिख लेता हूं, मास ऑफ आइस इंटू L। इसका मास, इसकी एनर्जी बुलेट बंड से घुस गए अंदर, हाफ mv स्क्वायर एनर्जी, अपॉन में 4.18 कर लेता हूं, बराबर इतनी बर्फ पिघलेगी। बर्फ का ही पूरा मास m है, बोला गिर के फुल पिघल गई, सारी पिघल गई, फुल पिघल गई, फुल मेल्ट। तो क्या हो जाएगा भैया, mgh अपॉन में 4.18। अच्छा यहां नोटिस करना, ये मास भी अलग होता है ना बेटा, ये मास होता है केजी में, और यहां मास अपन रखते हैं ग्राम में, बड़े एम में, ठीक है। यहां मास रखते हैं अपन केजी में, यहां मास रखते हैं अपन ग्राम में, ठीक है। तो mgh अपॉन में 4.18, ये मास रखा है केजी में, बराबर ml,
यही मास यहां रखा है ग्राम में। तो दिस इज सिंपल सिंपल चीज है। बोलो भैया समझ में आया कैसे होता है बर्फ पे अत्याचार? क्या बर्फ पे अत्याचार समझ में आया या नहीं आया बेटा? बस ये लास्ट स्टेज खत्म कर दूंगा, बस मैं हल्का सा 5 मिनट बताऊंगा। एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, बड़ा सिंपल सा यार। बर्फ पे अत्याचार समझ में बेटा कैसे होता है? क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे बर्फ पे अत्याचार होता है बेटा? इसको भले से क्लास के बाद देख लेना। तो बर्फ में अलग अलग चीजें कर रहे हैं बेटा, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। बस टेंशन क्या है, यहां एनर्जी जूल में आती है, मास केजी में रखते हैं, जो अपन ऐसा यूनिट कर रहे थे। कैलोरी बैटरी में मास रखते हैं ग्राम में और आंसर कैलोरी में आता है, तो यह 4.18 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है? बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज। हल्का सा सपोर्ट कर दोगे मैं तुम्हारे आग लगवा दूंगा। अगर बर्फ पे अत्याचार अगेन टॉपिक सिर्फ मैं अकेला पढ़ाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आया है। एक बार फिजिक्स में सवाल 16 में आ गया था, इसके पहले कोई पढ़ाता भी नहीं था। इसके बाद लोगों ने सिर्फ ये सवाल करवाते थे, मैंने पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया। तुम सपोर्ट करोगे बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तुम सपोर्ट नहीं करोगे मुझे भी छोड़ना पड़ेगा बाकी टीचरों जैसे। A piece of ice falls from a high touch so that it melts completely, पूरी पिघल गई। Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. तो हीट प्रोड्यूस क्या है? 1/4 मतलब पता 1/4, वरना पूरी उड़ गई। All energy of ice gets converted into heat during its fall. Value of Hs, जो mgh है ये निकली, इसकी 1/4 हीट अब्सॉर्ब हुई, 1/4 अब्सॉर्ब हुई जूल में, 4.18 से डिवाइड करा बराबर m इंटू एल। पर ये है ग्राम में और ये है केजी में। इसको भी केजी में अगर कर दूं तो इसको भी केजी में ले लेते हैं, तो फिर इसको भी केजी वाला लेना पड़ेगा। तो ये केजी में दे रखी है ऑलरेडी, वैल्यू रख दो। mm काटेगा, G10 इंटू एच निकालना है, 4 इंटू 4.18 L 3.4 इंटू 10 की पावर 5। 0 से 0 काटो, 4.2 ले रखा होगा इन्होंने, देखते हुए लग रहा है मेरे को। एच आ जाएगा, 1 पॉइंट हटेगा 34, 2 1 पॉइंट हटेगा 42, 2 0 बच गए, अपॉन 10 करके इसको किलोमीटर कर देता हूँ 1000 का। अब देख लो यार क्या हो रहा है, 34 इंटू 2 इंटू 42, 34 इंटू 42 फटाफट से कर लेते, 34 इंटू 42 कर ही लेते, कैलकुलेट निकालो इधर में तो हो ही जाएगा। 4 2 8, 2 3 6, 4 4 16, 4 6 12, 8 2 4 1 इंटू 2 2 4 5 6 245 6 समथिंग किलोमीटर आ रहे, तो कुछ मिल नहीं रहा मेरे को। फिर से देखते, कुछ गड़बड़ करिए सॉल्व में। चलो ठीक है, फटाफट में आंसर गड़बड़ हो जाता है, कल से कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? ये सवाल आप अभी होमवर्क कर लो, कल से यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे चेंज इन स्पेसिफिक हीट का, काफी डिटेल में चीजें बहुत सारी थियोरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। फिर 1 ग्राम HO, फिर उसके बाद ग्राफ्स होंगे और फिर मिक्सिंग आ जाएगा। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? आज इतना ही कर लेते हैं। बर्फ पे अत्याचार पढ़ लो, ये सवाल ट्राई कर लो, अपन कल कर लेते हैं, ठीक है? अब जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, तो फास्ट नहीं करते, कल कर लेंगे होमवर्क। ये चैप्टर फुल चैप्टर हो जाएगा बेटा। जो लोग मॉड्यूल करते हैं, आप लोग चाहें तो फुल कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 थर्मल प्रॉपर्टीज का एक्सेप्ट कैलोरी वाला पार्ट अभी छोड़ देना, कल करेंगे बेटा। सिंपल है, अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्लास में कर लिए हैं, ठीक है? सबसे टफ सवाल जो बनते हैं सारे क्लास में करवा रहा हूं मैं। अपन काफी अच्छे लेवल के सवाल, बेसिक से काफी अच्छे लेवल तक के सवाल कर रहे हैं, तो इससे तो जो क्लास में कर रहे सिंपल ही क्वेश्चन है। मॉड्यूल लेवल को भी बीट कर चुके हैं अपन अब तो, क्योंकि बेसिकली मॉड्यूल में मैथ्स टफ होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? डीपीपी मैंने डाल दी थी, आई एम सॉरी नहीं आ पाई, आई एम रियली सॉरी। डीपीपी कल पक्के से आ जाएगी आपके पास में। मैंने 2 से 3 डीपीपी डलवाई थी सब, वो पता नहीं क्यों नहीं आई, अब आ जाएगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू। मजा आया बेटा लेक्चर में? बताइए। छोटा लेक्चर था, अच्छा लेक्चर था, आज का छोटा सा लेक्चर था, ठीक है? मजा आया? कल खत्म कर देंगे पूरा टॉपिक, मजा आएगा कल। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल चीजें होती है बेटा, ठीक है?
न्यूटन्स लॉ ऑफ के लिए कूलिंग टेक्निकली सिलेबस में नहीं है, बता देता हूँ ये भी चीज ऑफिशियली, पर पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो पीवाईक्यू आ रहे हैं तो मजबूरी में करवा रहा हूं मैं, पीवाईक्यूज हैं तो बेटा, है ना। रेडिएशन है सिलेबस में, और रेडिएशन के अंदर ही आता है ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो रेडिएशन है तो न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग से तो पूछ तो सकता ही हूं मैं, अब समझ रहे हो, मैं बोल दूंगा ना, अब सवाल आगे बोला सर ये तो सिलेबस में लिखा ही नहीं था, पहले अलग से लिखा हुआ था, अब नहीं लिखा हुआ, तो बोलूंगा नहीं है, पर रेडिएशन तो है, तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है बेटा। फिजिक्स में ये लोग है ना कभी भी पूरा टॉपिक नहीं उड़ाते, टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक उड़ा देते हैं, तो वो तो उसी का पार्ट ही बन गया ना, मतलब ये तो ठीक है भैया, तो हम चैप्टर ही उड़ा दो यार पूरा, इतना ही तुम्हें प्यार है तो बहुत बढ़िया। थोड़ी स्पैमिंग पे कंट्रोल करो बेटा, थोड़ा गुस्सा कम करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। डॉक्टर त्रिशा, दीक्षा, जैद, रवि, वन्या, सिमरन, मनस्वी, अंजलि, गोपांश और बरकत, शाबाश। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू।